आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास 2026 की शुरुआती कुछ हफ्तों की एक रणनीतिक रिपोर्ट है और इसमें जो हो रहा है वो वाकई दुनिया के नियमों को बदल रहा है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे पुरानी कूटनीतिक तरीकों की जगह एक नई, ज्यादा सीधी और कह सकते हैं कि लेन देन वाली दुनिया ले रही है। जी, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इन घटनाओं के तार आपस में कैसे जुड़े हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे अमेरिका से लेकर भारत तक हर देश अब अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर चल रहा है और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इस नई वैश्विक बिसात को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। वेनेजुएला। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब एक देश की सेना दूसरे देश में जाकर उसके राष्ट्राध्यक्ष को ही उठा लेती है। जी। ये तो किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है। ये फिल्मी सीन से कहीं ज्यादा गंभीर है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो इसके तुरंत बाद हुई। क्या हुआ? अमेरिकी सेना की कार्रवाई के कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला की नई अंतरिम सरकार के साथ 5 करोड़ बैरल तेल खरीदने का एक बड़ा सौदा कर लिया। ओह, तो मतलब पहले सैन्य कार्रवाई और फिर सीधा तेल का सौदा। हाँ, सीधा तेल का सौदा। इसे सिर्फ लेन देन कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है। आलोचक तो इसे सीधा सीधा साम्राज्यवाद कहेंगे कि आप एक देश पर हमला करके उसके संसाधन ले रहे हैं। और वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। यही तो इस नई दुनिया की सच्चाई है जिसे हमारे स्रोत ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी कह रहे हैं। ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी। जी, इसका मतलब ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून या सही गलत की लंबी बहसों से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि इस सौदे में हमें क्या मिल रहा है। यह भविष्य में किसी भी देश में हस्तक्षेप का एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक मॉडल बन सकता है। यहाँ नैतिकता की जगह राष्ट्रीय हित ने ले ली है। और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं लग रहा। हमारे अपने पड़ोस बांग्लादेश में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, बिल्कुल। 2014 के विद्रोह के बाद 17 फरवरी को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष वहां मौजूद थे। ये तो एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया लगती है। इसमें नया क्या है? नया है इसकी रफ्तार और मंशा। देखिए, 2 साल की अस्थिरता के बाद वहां एक नई सरकार बनी है। भारत ने न केवल अपने प्रतिनिधि को शपथ ग्रहण में भेजा, बल्कि तुरंत प्रधानमंत्री रहमान को दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अब लंबी प्रतीक्षा करने या पुरानी बातों में उलझे रहने के बजाय नई हकीकत को तुरंत स्वीकार कर रहा है और अपने हितों को आगे बढ़ा रहा है। यह भी एक तरह का ट्रांजैक्शनलिज्म है। जो सत्ता में है उसके साथ काम करो और आगे बढ़ो। मतलब अब दुनिया वेट एंड वॉच से एक्ट एंड एंगेज मोड में आ गई। सही कहा। इसी दौरान जापान में भी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने एक स्नैप चुनाव यानी समय से पहले कराए गए चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्हें आर्थिक सुधारों के लिए एक मजबूत जनादेश मिला है। बिल्कुल। और इन सारी घटनाओं को एक साथ रख के देखिए। एक तरफ जापान में एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता को जनादेश मिल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नीतियों को पूरी तरह से बदल रहा है। जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे का विरोध कर रहे हैं, जिसका कारण क्षेत्रीय स्थिरता बताया गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और साथ ही ताइवान के साथ एक बड़ा व्यापार सौदा भी फाइनल कर लिया गया है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि पुराने दोस्त, पुरानी दुश्मनियां, पुरानी नीतियां, सब कुछ पुनर्विचार के दायरे में है। हर देश अपनी बैलेंस शीट देख रहा है और जो फायदे का सौदा है वो कर रहा है। ये तो हुई दुनिया की बात जहां पुराने नियम टूट रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस बदलते माहौल में भारत अपने लिए क्या रास्ते बना रहा है। यहाँ भी खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। 17 फरवरी को भारत और फ्रांस ने मिलकर हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हैमर मिसाइलें हवा से जमीन पर मार करने वाली बहुत सटीक मिसाइलें हैं। अच्छा। जो भारतीय वायुसेना को बंकरों जैसे मजबूत ठिकानों को भी नष्ट करने की क्षमता देती हैं। लेकिन खबर सिर्फ मिसाइल खरीदने की नहीं है। खबर है कि ये मिसाइलें अब भारत में बनेंगी। अच्छा, तो ये मेक इन इंडिया का एक और उदाहरण है? ये उससे कहीं आगे की बात है। स्रोत इसे भारत की रणनीतिक अनिवार्यता की नीति कहते हैं। रणनीतिक अनिवार्यता मतलब स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी? जी, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पहले भारत रक्षा सौदों में सिर्फ एक खरीदार था। हम पैसे देते थे, सामान लेते थे। हाँ, ग्राहक नहीं,
बल्कि एक ऐसा पार्टनर बन गया है जिसके बिना फ्रांस की ग्लोबल सप्लाई चेन अधूरी है। ये खरीदने से बनाने तक का सफर ही स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी है। अब दुनिया को भारत की जरूरत है। ठीक है, रणनीतिक अनिवार्यता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक दो सौदों से भारत सच में इतना अनिवार्य बन सकता है? इसमें चुनौतियां क्या हैं? चुनौती बहुत बड़ी है। आपको अपनी तकनीक, अपने कुशल कार्यबल और अपनी विश्वसनीयता को लगातार साबित करना होगा। लेकिन ये समझौता उस दिशा में एक बड़ा कदम है, और ये अकेला नहीं है। इसी के साथ भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते मतलब एफटीए की भी बात चल रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये नाम ही बताता है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। सोचिए, अगर ये हो जाता है तो भारत के 99.5% निर्यातों पर यूरोप में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत के छोटे से छोटे कारीगर से लेकर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों तक सबके लिए यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यूरोप का बेहतरीन सामान भी भारत में बिना टैक्स के आएगा, जिससे हमारे अपने बाजार में मुकाबला बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल, लेकिन भारत ये जोखिम उठाने को तैयार दिख रहा है। ये आत्मविश्वास दिखाता है कि हम वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और शायद इसी आत्मविश्वास का एक और संकेत हमें मुंबई के तट पर देखने को मिला, जहां भारतीय तटरक्षक बल ने 3 तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। हाँ, कहा जा रहा है कि ये टैंकर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं से जुड़े थे। पहले तो भारत ऐसी चीजों में सीधे तौर पर शामिल होने से बचता था। सही कहा आपने। एक बहुत ही साहसिक कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने समुद्री क्षेत्र में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। वे अपनी रणनीतिक निगरानी और अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर ज्यादा मुखर हो रहा है। ये एक संदेश है कि ये हमारा इलाका है और यहाँ हमारे नियम चलेंगे। ये अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता का एक मजबूत दावा है। बिल्कुल। तो एक तरफ सरकार बड़े आर्थिक और रणनीतिक दांव खेल रही है, लेकिन देश के अंदर प्रशासन और प्रतीकों के स्तर पर क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को एक नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया गया है, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक म्यूजियम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जा रहा है। नाम भी देखिए, सेवा तीर्थ। ये सिर्फ एक ऑफिस का नाम बदलना नहीं है, बल्कि उसे एक पवित्र स्थान की तरह पेश करने की कोशिश है। शब्दों और प्रतीकों की राजनीति भी बहुत मजबूत होती है। ये शासन के केंद्र की एक नई छवि बनाने का प्रयास है, जो पुरानी औपनिवेशिक विरासत से अलग हो। और इसी के साथ 53.5 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट भी पेश किया गया है, जिसका मुख्य ध्यान संपत्ति निर्माण पर है। ये संपत्ति निर्माण मतलब एसेट क्रिएशन सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, संपत्ति निर्माण का मतलब सिर्फ सड़कें, बंदरगाह या पुल बनाना नहीं है। इसका मतलब भौतिक और डिजिटल दोनों तरह का बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जो भविष्य में देश के लिए मूल्य पैदा करे। जैसे कि 5G नेटवर्क का विस्तार या देश भर में डेटा सेंटर्स का एक जाल बिछाना। विचार यह है कि सरकार ऐसी संपत्ति बनाए जिसका इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र और आम नागरिक अपनी आर्थिक तरक्की कर सकें, और साथ ही 1961 के पुराने टैक्स एक्ट को बदलकर एक नया सरल टैक्स एक्ट 2025 भी लाया गया है। ये सब एक व्यापक प्रशासनिक और आर्थिक रीसेटिंग की ओर इशारा करता है। तो एक तरफ सरकार बड़े आर्थिक और रणनीतिक दांव खेल रही है, लेकिन देश के अंदर समाज और लोगों के अधिकारों के स्तर पर क्या चल रहा है? नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुई, जिसमें बिल गेट्स भी मुख्य वक्ता थे। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर कितना गंभीर है। वो इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में AI के नैतिक कार्यान्वयन पर भी बहुत जोर दिया गया है। एथिकल इम्प्लीमेंटेशन। जी, इसका मतलब है कि सरकार को भी ये एहसास है कि तकनीक को बिना सोचे समझे अपनाने के खतरे हैं। रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ये तेजी और सावधानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और अधिकारों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा, एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो सब कुछ बदल सकता है। ये स्वास्थ्य के अधिकार को एक नई, बहुत जरूरी दिशा देता है। और कोर्ट सिर्फ घोषणा करके नहीं रुका, उसने स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय बनाने जैसे ठोस आदेश भी दिए हैं। अच्छा। ये नीति को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। ये दिखाता है कि मौलिक अधिकारों का मतलब सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में मिलने वाली गरिमा और सुविधाएं हैं। लेकिन इन सब सकारात्मक बदलावों के बीच 12 फरवरी को एक भारत बंद भी हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 करोड़ मजदूरों ने नए श्रम कोड और व्यापार सौदों के विरोध में हिस्सा लिया। और ये हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। ये याद दिलाता है कि जब भी बड़े आर्थिक और प्रशासनिक सुधार होते हैं तो समाज का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिसे लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। सरकार जहां एक तरफ मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसे सौदों से वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रही है, वहीं उसे इन 30 करोड़ लोगों की चिंताओं को भी संबोधित करना होगा। विकास और सामाजिक न्याय के बीच का यह तनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलिए अब कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जो इस बदलती दुनिया की तस्वीर को पूरा करती हैं। S&P 500 जो अमेरिकी बाजार का एक बड़ा इंडेक्स है, पहली बार 7,000 के पार चला गया जी। और इसकी वजह AI कंपनियों में आया उछाल बताया जा रहा है। इसे AI समिट वाली खबर से जोड़कर देखिए। एक तरफ भारत में AI के नैतिक इस्तेमाल पर बहस हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका में AI के नाम पर बाजार आसमान छू रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही तकनीक को लेकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। एक जगह नैतिकता, दूसरी जगह मुनाफा। एक और दिलचस्प खबर सऊदी अरब से है, जहां रियाद में गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए 73 साल पुराना शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये फिर से उसी ट्रांजैक्शनल दुनिया का उदाहरण है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में ले जाना चाहता है। इसके लिए उसे दुनिया भर से प्रतिभा और निवेश चाहिए, और अगर इसके लिए 73 साल पुरानी परंपरा को बदलना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। यहाँ भी आर्थिक हित सामाजिक नियमों पर भारी पड़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता रेवरेंड JC जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जाना एक युग का अंत है। वो एक ऐसी दुनिया के प्रतीक थे जहां नैतिक आधार पर मानवाधिकारों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। उनकी विरासत उस दुनिया की याद दिलाती है जो शायद अब पीछे छूट रही है, और उसकी जगह ये नई, ज्यादा लेन देन वाली दुनिया ले रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। खेल की दुनिया में भी ऐसी ही झलकियां दिखती हैं। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान के राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये एक अविश्वसनीय व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन ये सॉफ्ट पावर का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसा देश जो इतने सालों से युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा है, उसका एक खिलाड़ी दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा से एक नई पहचान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे जैसे छोटे देश पदकों की होड़ में सबसे आगे हैं। खेल भी वैश्विक पदानुक्रम और अपनी क्षमता दिखाने का एक मैदान है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? वेनेजुएला में सीधी सैन्य कार्रवाई, भारत का रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ना, सऊदी अरब का परंपराएं बदलना, हर जगह पुराने नियम टूटते दिख रहे हैं। तस्वीर यह है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हमारे स्रोत से बोर्ड ऑफ पीस फ्रेमवर्क की ओर बढ़ना कहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस? जी, ये एक ऐसा ढांचा है जहां संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का महत्व कम हो रहा है और द्विपक्षीय संबंध यानी दो देशों के बीच सीधे रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों की एक चेकलिस्ट बना रहा है और दूसरे देशों के साथ सीधे तौर पर सौदे कर रहा है। हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें वो दो। यही 2026 की शुरुआत की सबसे बड़ी कहानी लगती है। जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। हमारे श्रोताओं में एक सांसद द्वारा प्रस्तावित राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने के अधिकार वाले कानून का जिक्र है। हमने इस पर विस्तार से बात नहीं की, लेकिन ये आज की चर्चा से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जिस दौर की हमने बात की जहां मजबूत जनादेश वाली सरकारें तेजी से बड़े और साहसी फैसले ले रही हैं, वहां एक राइट टू रिकॉल कानून की क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, जनता के हाथ में एक और ताकत देकर, या फिर ये लगातार राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक जरिया बन सकता है जहां हर फैसले पर सरकार गिराने का खतरा मंडराता रहे? इस पर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें और अगले विश्लेषण में मिलते हैं। कोई अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।